अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नौमान खान आप अभी तक में आपका स्वागत करता हूँ। पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर के जितना आप सभी लोग परेशान हैं उससे ज़्यादा हम सभी परेशान हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नौमान खान आप अभी तक में आपका स्वागत करता हूँ। पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर के जिस तरह से हम सभी पत्रकार लोग परेशान हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान का जनता भी हम लोगों से परेशान हो रही है कि आखिरकार पत्रकारों पर हमले क्यों हो रहे हैं। अगर पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं तो उसका कोई ना कोई समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है। इसके चलते आज पीसीआई सदस्य डॉक्टर अशोक नवरत्न हमारे साथ मौजूद हैं और एक पत्रकार संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि अब जो माहौल बन चुका है पत्रकारों को लेकर के हिंदुस्तान में, वो किस तरह का माहौल है और पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए अब क्या प्रतिक्रिया आगे चलती रहेगी। जी अशोक जी। गाजियाबाद में जिस तरीके से पत्रकार जोशी को नृशंसतापूर्वक हत्या की गई है वो वास्तव में निंदनीय है। उस मामले में उसके परिवार की आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए बहुत कम है, कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। उसकी पत्नी को, जोशी की पत्नी को सरकारी नौकरी और उनके बच्चों की पढ़ाई का समुचित प्रबंध होना चाहिए और उनको सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी की जानी चाहिए। पत्रकार संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही पूछेंगे। संजय जी, आपने देखा होगा लखनऊ में एक पत्रकार को जलाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद बहराइच हो गया, उन्नाव हो गया, सीतापुर हो गया। पत्रकारों की एक तरह से पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आज वो चौथा स्तंभ अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा है। अगर अपनी रक्षा करना भी चाहे तो पुलिस प्रशासन द्वारा उसको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा आपका इस्तेफाक देता हूँ कि पत्रकार चौथा स्तंभ होते हैं। हमारे संविधान में मीडिया या पत्रकार को किसी भी तरह का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। संजय जी, यहाँ मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। संविधानिक तौर पर न्यायपालिका, विधायिका जिसमें एमपी एमएलए सब ये लोग आ गए, उसके बाद आ गई आपकी कार्यपालिका। ये 3 स्तंभ है, लेकिन चौथा स्तंभ अगर पत्रकार को कहा जाता है, सबसे पहले शुरुआत आप यहाँ से करिए। चौथा स्तंभ पत्रकार को कहा किसने? पत्रकार को चौथा स्तंभ वह व्यक्ति कहता है या वह अधिकारी कहता है जिसका कुछ ना कुछ मामला पत्रकार के हाथ में होता है। ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है या मीडिया चौथा स्तंभ है। जिसकी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं या जिसका काम आपसे दबा होता है वो आपको चौथा स्तंभ मानने के लिए बाध्य रहता है, अदरवाइज कोई नहीं मानता। दूसरी बात है पत्रकारों पर हमले के लिए जिम्मेदार है हमारी ब्यूरोक्रेसी। सरकार कभी नहीं चाहती कोई सी भी हो, चाहे वो योगी जी की सरकार हो, बीजेपी की, या हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार हो, या बहन कुमारी मायावती की सरकार हो, कोई नहीं चाहता कि पत्रकारों पे हमले हो या मीडिया किसी तरीके से नाराज हो। हर सरकार की ये प्राथमिकता होती है कि मीडिया या मीडिया संस्थानों से जुड़े जो भी कर्मचारी या पत्रकार साथी होते हैं वो सबके साथ मिलकर के काम करें। लेकिन हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की हालत ये है कि वो सरकार और पत्रकार दोनों को एक खिलौने की तरह खिलाना चाहती है। अशोक जी, एक सवाल मेरा, जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से पत्रकार क्या आम जनता दोनों को एक ही नज़रिए से पुलिस प्रशासन द्वारा देखा जा रहा है। यदि कोई आम पब्लिक हो या कोई पत्रकार हो, बिना हेलमेट के अगर स्कूटी पर, बाइक पर इमरजेंसी में कहीं पे निकल जाता है, जैसे ऑफिस से फ़ोन आ गया, वो अपना हेलमेट ऑफिस में ही भूल गया या कुछ भी मामला रहा, लेकिन उस पत्रकार के साथ भी पुलिस प्रशासन का ऐसा रवैया रहता है कि एक तरह से गैंगस्टर को वो लोग दबोच रहे हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी पुलिसकर्मी को वाहन की चाबी निकालने का हक नहीं है। सबसे पहले तो चाबी निकाली जाती है और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे कि वो कोई पत्रकार ना होकर के कोई गैंगस्टर। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नियमानुसार तो गलत ही है बात, हेलमेट वाली बात। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सिस्टम में पुलिस वाला जो है वो अपने आप को ये मान के चलता है कि वो सारे ही मामलों को देख सकता है, सारे मामलों की इंक्वायरी कर सकता है। मतलब पुलिस वाला इतने जस्ट लाइक है हनुमान जी, कि हनुमान जी जो है वो सारा काम कर लेते हैं। वो आपके जो है
सड़क पे खड़े होकर चलान भी संजय जी, करेंगे। अगर हनुमान जी की तुलना आपने पुलिस वालों से की है तो हनुमान जी से आप ये भी कहते हो उत्तर प्रदेश पुलिस से कि भाई विक्रम जोशी मरने की कगार पर है, उसके लिए संजीवनी बूटी ले आओ, तब कहाँ थे भाई हनुमान जी? मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे इस पुलिस विक्रम जोशी के मामले में हुआ कि पुलिस की नेग्लिजेंस निकल के सामने आई, पुलिस ने प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं किया, एक कंप्लेंट को अगर सही तरीके से ट्रीट किया होता तो शायद विक्रम जोशी हमारे बीच में होते। ये नेग्लिजेंस का मामला है, पुलिस की नेग्लिजेंस का मामला है, और इसके लिए केवल हम एक दरोगा को या एक इंस्पेक्टर को इसके लिए दोषी नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे जैसे सूचना मिली इस बारे में कि वहाँ कुछ जुए के अड्डे चल रहे थे जिसको लेकर के काफ़ी चीज़ें थी, उसके हम पर्दे के पीछे नहीं जाना चाहते उसमें क्या था क्या नहीं था, लेकिन उसमें जुए का कुछ अड्डा था, कुछ लोग नेक्सस से जुड़े हुए थे, कुछ वहाँ मठाधीश टाइप के लोग भी थे जिनको खतरा हो रहा था उस चीज़ से कि पता नहीं क्या क्या होगा। वो सारा का सारा सिस्टम जो है कैसा बना हुआ है कि पुलिस वाला या बाकी लोग जो हैं वो वहाँ से इकट्ठा करके चीज़ों को ऊपर तक पहुँचाते हैं। संजय जी, आपसे मेरा एक सवाल है, जहाँ आम जनता अपनी सुरक्षा के लिए तरस रही है, पत्रकार अपनी सुरक्षा के लिए इस वक्त तरस रहा है, वहीं जो बदमाश लोग हैं पुलिस उनका एनकाउंटर करती है, अगर उसके पास कोई हथियार भी नहीं होता तो फर्जी हथियार उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, अपने पास से ही लगाए जाते हैं। यदि कोई पत्रकार अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लिए एप्लीकेशन भी देता है प्रशासन में तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती, तो पत्रकार अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? मैंने अभी यही बात कहा, जैसे आपने कहा आम पब्लिक की बात, मैं आम पब्लिक की बात करूंगा, इसमें पत्रकार भी आम पब्लिक ही, हमारे यहाँ कोई स्पेशल तो है नहीं इस तरीके से। लेकिन जब आप किसी चीज़ की बात करते हैं, मैंने अभी जैसे कहा ना कि सत्ता का केंद्रीकरण हो गया है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का भी केंद्रीकरण हो गया है। सारी की सारी पावर्स जो हैं वो डीएम और एसएसपी के निहितार्थ हैं आज के डेट में। कहने के लिए एसडीएम भी है, पटवारी भी है, कानूनगो भी है, उसके ऊपर एडीएम भी होते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी होते हैं, लेकिन उनके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स होती नहीं है। डीएम जो चाहते हैं वो करते हैं, एसएसपी जो चाहते हैं वो करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आम पब्लिक को सफ़र करना पड़ता है। आप जाके देखिए जिला मुख्यालयों में क्या हालत है या मंडल मुख्यालय के अंदर, आप एक डीएम से मिलने अगर जा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी देश के महाराजा से मिलने जा रहे हो आप, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। डीएम या एसएसपी लोक सेवक है, लोक सेवक का मतलब ही ये है सीधे सीधे कि जनता का सेवक। अदरवाइज हमारे किसी नियम में नहीं है कि कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ के मारेगा। नहीं संजय जी, हमारे नियम में तो अशोक जी आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे प्रशासन के अनुसार एक नियम तो है कि सत्ताधारी पार्टी का कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता अपने लेटर हेड पर लिख करके दे दे कि हाँ भाई इसका लाइसेंस बनवाओ, उसका लाइसेंस बनता है। क्यों? भले ही वो कोई छुटभैया नेता सही, कोई बहुत बड़ा नेता सही या किसी नेता का भाई सही, पत्रकार जो कि कोरोना काल में सुबह से लेकर रात भर सड़कों पर घूमा है अपनी जान को जोखिम में डालकर, उसकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी करीबन 2 साल पहले एक जजमेंट पास किया जिसमें उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी कि हथियारों के लाइसेंस किस किस आधार पर बनाए जाएंगे। उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जिसको जीवन का भय हो या खतरा हो, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। अशोक जी, एक बात बताइए आप मुझे, पत्रकार रात को 2 बजे कोई वारदात होती है, पत्रकार आपको वहाँ पर खड़ा मिलता है, संजय जी आप भी पत्रकार हैं, आप भी वहाँ पर पहुँचते हैं, तो क्या पत्रकार उस खबर को करके जाता है? सपोज कर लीजिए कोई एनकाउंटर हुआ, कोई बदमाश एक ढेर कर दिया गया, एक छुप गया, उसी छुपे हुए बदमाश ने हम लोग को घेर लिया कि भाई तुम मुझे आगे तक छोड़ो, तो पत्रकार के पास उसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? पत्रकारों की सुरक्षा का दायित्व तो प्रशासन का ही है, वो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिए भी जाने चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी और सरकार को हम लिखेंगे भी। कोशिश रहेगी कि प्राथमिकता के साथ इनके हथियारों के लाइसेंस पत्रकारों को दिए जाए। कुछ नए पत्रकार भी आ गए हैं, प्रशासन की तरफ से ये भी पहल रखी रहेगी कि भैया पत्रकार इतने सारे हैं, किस किस के लाइसेंस बनाए जाएं, किस किस को शस्त्र मुहैया कराए जाएं या किसकी सुरक्षा? नहीं, शस्त्र कौन दे रहा है? शस्त्र तो हमें खरीदना है, शस्त्र तो, लेकिन हथियारों के लाइसेंस दिए जाए, वो तो जांच होती है। इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि एक्चुअली हर जिले में कम से कम किसी जिले में 200 पत्रकार हैं, किसी जिले में 400 पत्रकार हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या बहुत कम है, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की संख्या बहुत अधिक है, ज़्यादा। ठीक है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टा तो ये होना चाहिए कि जितने भी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जिनका एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म सरकार के पास उपलब्ध है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास उपलब्ध है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो, चाहे वो जिला स्तर के हों, चाहे वो तहसील स्तर के हों या राज्य मुख्यालय के हों, कि जिस भी स्तर से उनको मान्यता प्रदान की गई है उनको उसी स्तर से वरीयता प्रदान की जाए। सर, सबसे बड़ी बात ये आती है अगर पत्रकार कोई प्रेस काउंसिल में जाना भी चाहे, अपनी शिकायत भी दर्ज करना चाहे,
तो सबसे पहले प्रेस काउंसिल के बाद में अगर जैसे जांच भी आती है किसी पुलिस वाले के पास में, तो पुलिस वाला उसको आपसी मतभेद में ही उसको सुलटा देता है। इसको लेकर के क्या प्रोसीजर रहेगा? उस जांच का कोई मतलब नहीं है। गलत भी भेजते हैं तब भी और सही भेजते हैं तब भी काउंसिल में वो जांच जाएगी, और अगर वो पीड़ित पत्रकार उसको असंतोष जाहिर करेगा तो पहले पत्रकार की सुनी जाएगी। वो जांच अगर चलेगी तो जांच के आधार पर कोई निर्णय नहीं होना, पत्रकार की सामने सुनी जाएगी। वो भी तो अपने तथ्य रखेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो पत्रकार भी तो रखेगा। पुलिस अगर गलत रिपोर्ट भेजती भी है तो वो खारिज कर दी जाएगी। सर, आज आप मीडिया सेंटर पे भी गए थे गाजियाबाद पे, वहाँ पे भी आपके द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए, कुछ बताएंगे दर्शकों को सर क्या आश्वासन दिए गए हैं पत्रकार के हित में? हम चाहते हैं पत्रकारों की सुरक्षा मूल मुद्दा है। पर अब ये रही कोरोना की बात, आपने बात कही थी, कोरोना काल में जब सरकारी अधिकारियों का बीमा हो रहा है, पुलिस वालों का बीमा हो रहा है, चिकित्सा कर्मियों को हो रहा है, तो हम पत्रकारों को क्यों ना हो? हमारी क्या ड्यूटी उन लोगों से कम थोड़ी है, उन लोगों से ज़्यादा ही है हमारी। हम 24 घंटे तत्पर हैं। तो हमारी मांग तो ये रहेगी कि कम से कम पत्रकारों को 20 लाख का जीवन कवर मिले और स्वच्छा व्यवस्था भी मिले, चिकित्सा सुविधा भी उच्च स्तर की मिले। अच्छा अशोक जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, पुलिस पर गोली चलाने वाला गैंगस्टर, उसका एनकाउंटर होता है, फर्जी एनकाउंटर जिसको घोषित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जांच दी थी। पत्रकार पर गोली चलाने वाला क्या वो आम आदमी है या बहुत महान आदमी है जो उसको गैंगस्टर की श्रेणी में नहीं रखा जाता? नहीं, वो गुंडा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को उसे गैंगस्टर की तरह से ही डील करना चाहिए। पत्रकार पर जो हमला करता है, वैसे नियम भी है, प्रथम प्रेस आयोग की ये संशोधन भी है कि पत्रकार को लोक सेवक का दर्जा दिया जाए। ये हमारे राजनीतिज्ञ लोग या हमारी पत्रकारों की एकता की कमी की वजह से ये हमें लोक सेवक का दर्जा अभी तक नहीं मिला। हमारी पत्रकारों की सब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम अदालत का भी सहारा लेंगे, सरकार से मांग भी रखेंगे। आपने आज सुबह एक बात भी कही थी कि आप लोगों के द्वारा पिटीशन डाली जाएगी। पिटीशन डाल रहे हैं, एक विज्ञापनों को लेकर तो हमने पिटीशन डाल भी दी। जी। जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में एक पिटीशन डालने जा रहे हैं। पहले हम सरकार को पत्र देंगे, अगर पत्रों के पर कार्रवाई नहीं होगी तब हम एक पिटीशन भी डालेंगे, ये आज का भी प्रस्तुत करेंगे। अशोक नवरत्न जी हमारे साथ मौजूद थे, पत्रकार संजय शर्मा जो कि गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने दोनों ने ही हम लोगों से बात की है और बताया है कि पत्रकारों की सुरक्षा अहम है उन सभी के लिए, और पत्रकारों की सुरक्षा के हित के लिए यह लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी सुविधा हो सकेगी उसको पत्रकारों के लिए मुहैया कराई जाएगी। इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके साथ आप अभी तक में, तब तक देखते रहिए आप अभी।